जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जो ये बिहार इलेक्शन को लेकर इस बातचीत में आपने मुझे बुलाया। मैं अपनी बात को 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला एनडीए के ऊपर, दूसरा महागठबंधन के ऊपर, तीसरा लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर, चौथा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के ऊपर और पाँचवा हिस्सा इस पर कि आगे क्या हो सकता है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं खुद ग्राउंड पर गया नहीं इस इलेक्शन में, पिछली बार गया था और जो भी मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादातर सर्वे डेटा के बेसिस पर है और जो लोग वहाँ गए हैं उनसे बातचीत के बेसिस पर है। तो मैं शुरू करता हूँ एनडीए को लेकर। तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये जो इलेक्शन था वो शुरू से ही एनडीए के फेवर में था। एनडीए का जो सोशल कोalition है वो महागठबंधन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उसकी तादाद है। तो जैसे एनडीए में आपका एनडीए का बेस आता है अपर कास्ट का जो 15% के आसपास है। नॉन यादव ओबीसी जो जनता दल यूनाइटेड का बेस है, कुछ हद तक बीजेपी का भी बेस है, वो तकरीबन 50-51% के आसपास और फिर महादलित हैं जो 10% के आसपास हैं। तो अगर सब मिला दें तो तकरीबन 60% इनका सोशल बेस है। ख़ास तौर पे जो इनमें नॉन यादव ओबीसी वो पूरी तरह से एनडीए की तरफ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा इस तरफ पड़ता ज़रूर है। एक दूसरा डेटा मैं सामने ये रखना चाहूँगा कि जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को 53% वोट हासिल हुआ था और महागठबंधन को 30%। तो एक 22% की लीड उन्हें तब भी वहाँ पर एनडीए के पास थी। एक तीसरी बात यह है कि कोई भी सर्वे हम पकड़ लें, चाहे CSDS का हो, सी वोटर का हो, इंडिया टुडे एक्सिस का हो, हर एक सर्वे में एक बात सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में। तो ये 3 अलग डेटा के पॉइंट्स हैं जिनके वजह से हमें मेरे हिसाब से ये चुनाव शुरू से ही एनडीए के फेवर में था। लेकिन ऐसी 3-4 चीज़ें हुई हैं बीच में जिसके वजह से ये चुनाव में एक टक्कर हो पाई है। एक जो है वो जो माइग्रेंट क्राइसिस है, ख़ास तौर पर जो बिहार के मज़दूर बिहार के बाहर रहते हैं वो वापस आए, उन्हें वापस आने में जो दिक्कतें हुई और जो आकर उन्हें दिक्कतें हुई उस वजह से थोड़ा वोट एनडीए से शिफ्ट हुआ। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। हम किसी भी सर्वे में देखें, ख़ासतौर पर CSDS सर्वे में एक बात काफ़ी साफ तौर पर सामने आई है, वो ये है कि जो माइग्रेंट लेबर है या माइग्रेंट लेबर पे निर्भर जो फैमिलीज़ हैं उनका वोट कुछ हद तक जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के ख़िलाफ़ गया है। दूसरा एक बहुत ही अहम चीज़ जो हुई है वो ये है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की, वो जब एनडीए से अलग हुई तो उसकी वजह से एक 6% करीब एक पासवान कम्युनिटी का वोट है, 5 से 6%, उसका वोट सब सीटों में एनडीए के फेवर में नहीं गया। बीजेपी की सीटों में कुछ हद तक गया, लेकिन जहाँ जहाँ जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी वो वोट जेडीयू के तरफ ना जाकर एलजेपी के तरफ गया। कई जगह ये वोट महागठबंधन को भी मिला है। तो इस कम्युनिटी का वोट इंडिया के खिलाफ गया। ये भी कहा जाता है जो शराबबंदी हुई है उसका इस समुदाय पर ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रेडिशनली ये शराब बनाने में, ताड़ी बनाने में पासवान कम्युनिटी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इस कम्युनिटी का वोट अलग हुआ थोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जो एक कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें कोई सीटें नहीं मिली, लेकिन वो कुछ हद तक कुशवाहा कम्युनिटी का वोट भी ले गए एनडीए के तरफ से। वो एक दूसरा नुकसान एनडीए को वहाँ पर हुआ। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से एनडीए का जो एक कंसोलिडेटेड जो पूरा सोशल कोalition इनके फेवर में था थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ। तो ये बात रही एनडीए की। अब दूसरी बात आती है महागठबंधन के बारे में। महागठबंधन का देखा जाए तो यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का बेस है। यादव कम्युनिटी 14% के आसपास है, मुस्लिम कम्युनिटी 17% से थोड़ा कम है। तो ये दोनों मिलाकर 31% बनता है। जब इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू हुआ था तो जो शुरुआती सर्वेस थे सबने ये दिखाया कि एनडीए को एक तरफा बहुमत मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा और तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक रैलियां करनी शुरू की, उन्होंने अपना पूरा कोलेशन तैयार किया कांग्रेस और भाकपा माले और भाकपा और सीपीआईएम के साथ,
तो एक उस कोलेशन की वजह से एक उत्साह हुआ, जो महागठबंधन के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, ख़ासतौर पर राजद के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनमें काफ़ी भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में नज़र आई। पता लगा है भीड़ क्या है, तो इससे जानने में आया कि ये ज़्यादातर राजद के ट्रेडिशनल वोटर्स और काफ़ी हद तक भाकपा माले CPI-ML के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं जो इस भीड़ का हिस्सा है। तो उनके मोबिलाइजेशन के वजह से तेजस्वी यादव की रैलियों में काफ़ी भीड़ आई। अब तेजस्वी यादव ने कैंपेन के दौरान रोजगार के मुद्दे को काफ़ी बढ़ चढ़कर उठाया और उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला, लेकिन एक लिमिटेशन इनके कोलेशन की यही थी कि ले देकर वो राजद के मुस्लिम यादव बेस और कुछ हद तक भाकपा माले के महादलित और जाटव कम्युनिटी के बेस और थोड़ा बहुत उनके भी यादव बेस पे डिपेंडेंट थे। तो उसका फ़ायदा उन इलाकों में सबसे ज़्यादा हुआ जहाँ पर राजद और भाकपा माले दोनों के काफ़ी ज़मीनी पकड़ थी। तो जो भोजपुर का इलाका है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, वहाँ पर जातिगत राइवलरी थोड़ी ज़्यादा है। भाकपा माले ने वहाँ पर निचली जातियों के तरफ से एक मुहिम वहाँ पर छेड़ी हुई थी और वो एक हिस्टोरिकली उनका वहाँ बेस था। तो उस इलाके में सबसे ज़्यादा कामयाबी महागठबंधन को हासिल हुई। तकरीबन 2/3 सीटें उस इलाके की महागठबंधन ने जीती और उसकी मेन वजह यह है जो राजद और CPI-ML के बीच की केमिस्ट्री। लेकिन उस इलाके के बाहर जहाँ जहाँ लेफ्ट का दबाव ज़्यादा नहीं था, वहाँ जो पूरा का पूरा महागठबंधन का जो बर्डन था वो राजद के ऊपर आ गया, तेजस्वी यादव के ऊपर आ गया। तो इसलिए बाकी इलाकों में इस इलाके के जितनी कामयाबी गठबंधन को नहीं मिल पाई। अब गठबंधन में लेकिन फिर भी इसके बावजूद गठबंधन ने मुस्लिम वोट और यादव वोट को 80% के करीब हासिल किया। अगर CSDS के सर्वे के मुताबिक देखें तो 83% यादव वोट गठबंधन को हासिल हुआ, 76% मुस्लिम वोट हासिल हुआ। और जो मुस्लिम वोट इनको हासिल नहीं भी हुआ वो ज़्यादातर सीमांचल इलाके में था और वो भी उसका फ़ायदा NDA को ना जाकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गया। तो महागठबंधन की तरफ से ये एक अपने कोर वोटर को, और चाहे वो राजद का कोर वोटर हो या भाकपा माले का कोर वोटर हो, उसको अपनी तरफ लाने में कामयाबी ज़रूर हासिल हुई। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें अपने कोर वोट से बाहर जाना भी ज़रूरी था। तो कुछ हद तक युवा वोट में यादव मुस्लिम के और जाटव के बाहर भी महागठबंधन को वोट मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो कुशवाहा को या जितन राम मांझी को या मुकेश सहनी को अपने तरफ रख लेते तो शायद उनका वोट इसके थोड़ा बियॉन्ड चला जाता, अपने कोर वोट के बियॉन्ड, लेकिन वो गया नहीं। तो एक तरफ यूथ में थोड़ा भले ही उनका वोट इस मुस्लिम यादव के बाहर गया, लेकिन विमेन में थोड़ा उन्हें नुकसान भी हुआ क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार का एक एडेड एडवांटेज रहा है उनकी नीतियों की वजह से। तो इस वजह से वो कैंसल आउट हो गया। तो अपने सोशल कोऑर्डिनेशन की कमज़ोरी की वजह से जिस कदर कामयाबी गठबंधन को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तीसरा हम लोजपा फैक्टर पे आते हैं, जो मेरे हिसाब से इस इलेक्शन का सबसे दिलचस्प पहलू रहा है। वो इसलिए क्योंकि सीट भले ही लोजपा को एक ही मिली हो, लेकिन एक बहुत ही नया किस्म का ये एक्सपेरिमेंट था। अब वो इसलिए भी था कि पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो NDA के एक पार्टनर के फेवर में बात करती है, जो BJP के फेवर में, और कहती है कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, चिराग पासवान ने कहा। और दूसरी तरफ लेकिन जो NDA का दूसरा पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड, वो पूरा का पूरा चुनाव उनके खिलाफ लड़ रही है। तो इस वजह से ये एक अजीब सा इस चुनाव में एक एंगल आ गया जिसका हिसाब लगाना सारे ही सर्वे करने वालों के, पोल करने वालों पंडितों के लिए मुश्किल रहा। अब एक और उसमें फैक्टर ये है लोजपा में जो पहली बार देखने मिल रहा था कि बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जाकर लोजपा के लिए कैंपेन किया। यानी कई सीटों में तो ऐसा, कई ज़िलों में ऐसा देखा जा रहा था कि वो एक सीट पर लोजपा के लिए कैंपेन कर रहे हैं RSS वाले, और उसी से सटी हुई दूसरी सीट पर जाके भाजपा के लिए कर रहे हैं, जो एक दूसरे अलायंस का हिस्सा और लोजपा अलायंस का हिस्सा है ही नहीं।
तो पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को छोड़कर किसी और पार्टी के लिए इतना ज़्यादा कैंपेन कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जैसे पंजाब में हमने देखा कि कांग्रेस के लिए भी आरएसएस ने थोड़ा कैंपेन किया था 2017 के चुनाव में, लेकिन इस कदर कैंपेन करना, प्रचारकों का लोजपा के टिकट पर खड़ा होना, जैसे दिनारा सीट से राजेंद्र सिंह लड़े थे, एक सीट से देवरंजन सिंह लड़े थे, तो आरएसएस का एक नॉन बीजेपी पार्टी को इस कदर बैक करना, मेरे ख्याल है ये भविष्य में और ज़्यादा किया जाएगा। और ऐसे हम और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जगह जगह, कई और राज्यों में हम देखेंगे कि नॉन बीजेपी पार्टी भी आरएसएस का प्लांट बनी पड़ी है, आरएसएस के इशारों पर चल रही है। ये एक्सपेरिमेंट आरएसएस के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है। इसका एक और पहलू ये है कि इस तरकीब के ज़रिए एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, कि वो एक बार में उन्होंने दो सोशल जस्टिस से बनी के मूवमेंट से बनी हुई पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो एक तरफ उन्होंने लोजपा के ज़रिए जदयू को ख़त्म करने की कोशिश की, तकरीबन 25-30 सीटों पर जदयू को लोजपा की वजह से नुकसान हुआ है, हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ लोजपा जो एक दलित लीडरशिप की पार्टी थी, हालांकि एक अम्बेडकराइट पार्टी इसे नहीं कह सकते, बट फिर भी एक दलित डोमिनेटेड पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक सवर्ण और आरएसएस टेक ओवर करने की कोशिश की गई है। तो एक बार में इन्होंने दो पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की है। और आने वाले दिनों में ये बहुत हैरत की बात नहीं होगी कि सोशल जस्टिस की एक ही पार्टी वहाँ रह जाएगी, जो राष्ट्रीय जनता दल है। तो ये बात हुई लोजपा की। अब एक और जो साथ में सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन में हुई है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो 5 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है सीमांचल में, वो ऐसा क्यों हुआ है? ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है कि ये पार्टी ऐसी है जिसका असर मेन हैदराबाद और जो पुराने निज़ाम के इलाके जैसे औरंगाबाद थे उन पर रहा है। कुछ हद तक बॉम्बे में इनकी मौजूदगी है। बॉम्बे में पिछली बार सीट मिली थी, इस बार वहाँ नहीं मिल पाई उन्हें। तो वो एक उसी इलाके तक सीमित, दक्खन के इलाके तक सीमित ये पार्टी थी। लेकिन पहली बार इन्हें अब हिंदी राज्यों में हिंदी बोलने वाली पट्टी में सीटें मिली हैं, वो भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो एक बहुत बड़ी वजह मजलिस की कामयाबी की है, जो CA-NRC के ख़िलाफ़ वहाँ पर पूरा मूवमेंट चल रहा था, तो उसके वजह से वहाँ के मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मुद्दा था CA-NRC। लेकिन और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा CA-NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है, महाराष्ट्र के साथ साथ। लेकिन इतना बड़ा वहाँ सोशल मूवमेंट हुआ मुसलमानों के बीच में, लेकिन कोई भी पार्टी उस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल ने कोई ख़ास बात की नहीं, कांग्रेस ने भी उस मुद्दे पर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनका जो हिंदू अपर कास्ट बेस है कांग्रेस का, वो उनसे छीन लिया जाएगा। राजद को लगा कि बेहतर है कि ये ना करें, क्या पता हिंदू वोटर उनसे खिसक जाए। तो इसका फ़ायदा मजलिस को हुआ। अब इसका फ़ायदा मजलिस को सीमांचल में खासकर क्यों हुआ? तो उसके लिए हमें सीमांचल के एक पेक्यूलर हालत को समझना चाहिए, क्योंकि मजलिस को सीमांचल के बाहर कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हुई, जबकि उन्होंने वहाँ कई जगह उम्मीदवार खड़े ज़रूर किए थे। तो सीमांचल की खासियत ये है कि वो नेपाल से तो सटा हुआ है ही, लेकिन वहाँ से बांग्लादेश की सरहद भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सीमांचल के कहीं ज़्यादा काफ़ी जो मुस्लिम आबादी है वो बंगाली से मिलती जुलती ज़बान सुरजापुरी बोलते हैं, और काफ़ी वहाँ मुस्लिम बंगाली भी बोलते हैं। असम भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो असम में NRC के वजह से मुसलमानों में खौफ पैदा हुआ है, मुसलमानों को वहाँ झेलना पड़ा है, वो उस बात से सीमांचल के मुसलमान काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसलिए वहाँ पर CA-NRC NPR को लेके जो खौफ है वो बाकी बिहार से कहीं ज़्यादा था, क्योंकि और वहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है मुसलमानों में। वहाँ पे बाकी बिहार में शहरों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, गाँव में थोड़ी कम है, लेकिन सीमांचल में गाँव में ज़्यादा है, शहरों में कम है। गांव में भी जो लैंड होल्डिंग है सीमांचल में मुसलमानों की काफ़ी कम है बाकी बिहार के ग्रामीण मुसलमानों के मुकाबले। तो उस वजह से वहाँ गुर्बत ज़्यादा है, एक उन्हें खौफ भी ज़्यादा है कि ये CA-NRC NPR के वजह से नुकसान होने की संभावना उस इलाके में ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि
आरजेडी और कांग्रेस की खामोशी का फ़ायदा मजलिस को मिला। लेकिन सीमांचल में उस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी था। जैसे 2017 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के सबसे बड़े नेता थे, राजद में रहे हैं, जदयू में रहे हैं, सीमांचल की 4 में से 3 सीटों पर इलेक्शन जीत चुके हैं लोकसभा का, उनका इंतकाल हो गया। उसके थोड़े बाद ही मौलाना असरारुल हक कासमी जो किशनगंज से सांसद थे, उनका इंतकाल हो गया। अब उस वजह से जो सीमांचल के 2 बड़े नेता थे, हालांकि मौलाना साहब का तस्लीमुद्दीन जितना प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जाने से भी एक जो खासकर उनकी जो सुरजापुरी कम्युनिटी है उसमें एक वैक्यूम पैदा हुआ। उसी तरह से तस्लीमुद्दीन जो कुल्हैया कम्युनिटी, वहाँ जो दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है मुसलमानों में, उसमें भी वैक्यूम पैदा हो गया। तो इसकी लड़ाई अब मेनली गठबंधन और मजलिस के बीच में लड़ी गई। आमौर सीट, जहाँ पर अभी आमौर सीट में 2 सुरजापुरी सबसे बड़े नेता हैं सीमांचल के, उनके बीच में टक्कर हुई। मजलिस के तरफ से अख्तरुल ईमान लड़े और कांग्रेस की तरफ से अब्दुल जलील मस्तान, जो 6 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब उस लड़ाई में अख्तरुल ईमान को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। कैंपेन के दौरान ये भी देखा गया, काफ़ी कांग्रेस ने मजलिस पर अटैक किया। अब्दुल जलील मस्तान ने ये तक कह दिया कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस हैदराबाद भेज दूंगा, और इस किस्म के बहुत ही डायरेक्ट अटैक मजलिस पर कांग्रेस ने किए। उनके काफिले पर भी हमला किया गया। दूसरी एक ऐसी सीट थी जोकीहाट, जहां पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के 2 लड़के सरफराज आलम राजद की तरफ से और शाहनवाज आलम मजलिस की तरफ से, उनके बीच में टक्कर हुई, जिसमें शाहनवाज आलम मजलिस के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई। तो देखा जाए तो जो दोनों लीडरों का वैक्यूम था, एक तरफ सुरजापुरियों में अख्तरुल ईमान एक बड़े लीडर के तौर पर आए और कुलैया कम्युनिटी में शाहनवाज आलम, दोनों मजलिस के लीडरों को यहाँ जीत हासिल हुई। मजलिस यहाँ पर जो हमेशा से एक राइवलरी रही है इन 2 समुदायों के बीच में, कुलैया समुदाय और सुरजापुरी, इनको जोड़ने में और एक मुसलमानों का इत्तेहाद लाने में कामयाब रही, जो अब तक ज़्यादातर लीडरान को हासिल नहीं हुआ था। तो ये एक और वजह है जिस वजह से मजलिस को यहाँ कामयाबी हुई। एक और वजह थी जहाँ यहाँ गठबंधन की कमज़ोरी की, और वो ये है कि बाकी बिहार के मुकाबले यादव कम्युनिटी का सीमांचल में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यादव कम्युनिटी यहाँ ना के बराबर मौजूद है। तो जो मुस्लिम यादव अलायंस, जिसके बेसिस पे बाकी बिहार में एक महागठबंधन को वोट मिला, और जो दूसरे इलाके के मुसलमान भी कह रहे थे चलो यहाँ पे कम से कम यादव हमारे साथ हैं और हमें इनके साथ वोट देना चाहिए, ये सेंटिमेंट सीमांचल में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एक बड़ी हिंदू कम्युनिटी नहीं थी जो एनडीए के खिलाफ खड़ी थी। तो यहाँ पर इसलिए मुसलमानों को खुद एक इत्तेहाद कायम करके वोट देना पड़ा। तो ये एक और वजह है जिसका फ़ायदा मजलिस को इस इलाके में मिला। कांग्रेस की कमज़ोरियां भी एक मजलिस के फ़ायदे में गई यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत से ही कुछ सीटों पर मजलिस को बहुत बुरी तरह अटैक करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर मजलिस को लेकर एक सिंपैथी पैदा हुई। कांग्रेस ने यहाँ तक कि तेलंगाना से उनके एक हारे हुए मुस्लिम नेता को यहाँ पर एक इंचार्ज बना दिया चुनाव से बस 1 हफ्ता पहले। तो कांग्रेस शुरू से लग रहा था ये मजलिस को लेकर रिएक्ट कर रही है। तो जिन सीटों पर खासकर कांग्रेस ने रिएक्ट किया मजलिस को लेकर, वहाँ पर मजलिस को कामयाबी मिली, और जिन सीटों पर नहीं किया, जैसे ठाकुरगंज की सीट है, किशनगंज की सीट है, वहाँ पर फिर भी गठबंधन को कामयाबी मिली। तो ये एक वजह थी जिससे मजलिस का यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। अब आगे क्या होगा मजलिस के लिए? क्या मजलिस एक पैन इंडिया अल्टरनेटिव बन सकती है मुसलमान कम्युनिटी के लिए? ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक लिमिटेशन मजलिस के मॉडल का ये भी नज़र आता है कि वो उनकी जीतने के लिए मुस्लिम आबादी उस सीट में 40-50% या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, नहीं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। दूसरी एक लिमिटेशन ये है कि जिन
जैसे बिहार ने कभी एक भाजपा का डायरेक्ट रूल नहीं देखा है। महाराष्ट्र में भी भाजपा इस 5 साल रही है, उसके पहले भी भाजपा के हाथ में होम मिनिस्ट्री या ऐसी मिनिस्ट्रीज कभी थी नहीं इसके पहले। और यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा इतनी कम्युनल नहीं है जितनी बाकी स्टेट्स में रही है। तो जहाँ जहाँ भाजपा का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्या वहाँ का मुसलमान मजलिस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये थोड़ा मजलिस के लिए वैसे राज्यों में मुश्किल पैदा हो सकती है। अब किशनगंज से जो सटे हुए इलाके पश्चिम बंगाल के हैं, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, वहाँ पर मजलिस शायद अगले साल के बंगाल चुनाव में अपनी वहाँ पर एक कैंडिडेट खड़े करने की का चांस ज़्यादा है। फिलहाल वहाँ पे मजलिस सिर्फ कलकत्ता के कुछ इलाकों तक सीमित है, लेकिन अब लगता है वो उत्तर दिनाजपुर, मालदा में भी जाने की कोशिश करेंगे। तो और रही फिर दूसरी बात रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बिहार में उनके पास अख्तरुल इमान है, महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील है, मुंबई में वारिस पठान है, यूपी में उस कदर नेता अभी तक एक लोकल रूट्स वाले नेता अभी तक मजलिस को मिले नहीं है। शफीकुर रहमान बर्ग जो संभल के से हैं, वो वापस सपा चले गए हैं, तो अभी भी मजलिस के लिए वहाँ एक वैक्यूम है। तो जब तक कोई एक मजबूत लोकल नेता उन्हें वहाँ नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बहुत आसान नहीं होगा मजलिस के लिए। मैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर आता हूँ कि अब आगे क्या होगा बिहार में। तो अभी तो ये भी नहीं पता हमें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो उनके और भाजपा के बीच में क्या ताल्लुकात रहेंगे। एक बड़ी चीज़ जो कम से कम मुस्लिम हमारे लिए रिलेवेंट है वो ये है कि होम मिनिस्ट्री किसके पास जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही सीए के पक्ष में वोट दिया हो संसद में, लेकिन उन्होंने जो सीए के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिस कदर भाजपा वाले राज्यों में प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, लोगों को अरेस्ट किया गया, प्रोटेस्टर पे गोलियां चलाई गई, बिहार में एक जगह छोड़कर ज़्यादातर जगहों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश ने तंग नहीं किया बियॉन्ड ए पॉइंट मुसलमानों को बिहार में, भले ही उन्हें वोट ना मिल रहे हो मुसलमानों के। तो अब वो देखना होगा कि इस जो ये उनका शासनकाल रहता है उसमें भी उनका ये अप्रोच रहता है या नहीं। और जो भाजपा को उनके मुकाबले पहली बार 30 सीटें ज़्यादा मिली हैं, तो भाजपा भी अपने तरफ से बहुत कोशिश करेगी कि पोलराइज करती जाए और अपना आइडियोलॉजिकल जो उनकी जंग है वो लड़ते जाएं। तो एक वो खींचतान चलेगी। ये सरकार टिकती कब तक है इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नीतीश के पास सिर्फ एक ही अभी बार्गेनिंग पावर ये है कि भाजपा के साथ, क्योंकि अगर आप मुझे मेरे तरीक़े से काम करने नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा गठबंधन और जाके राजद को सपोर्ट दे दूंगा। तो वो ये इकलौता ब्लैकमेल पॉइंट है नीतीश के पास भाजपा को रोकने के लिए। लेकिन इस बात से बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले सालों में चाहे तो अगला चुनाव हो या उसके अगला चुनाव हो, बिहार की राजनीति ले देकर भाजपा और राजद के बीच में ही लड़ी जाएगी, और जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस दोनों एक कमज़ोर प्लेयर के तौर पर रहेंगे। तो ये देखना चाहिए आने वाले वक्त में कि बिहार में क्या होता है। बिहार की भाजपा में भी एक समुद्र मंथन होने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी उनके कार्यकर्ताओं में, खासकर संघ में, लगता है कि सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव ने बहुत ज़्यादा रियायत नीतीश कुमार को दे दी, और एक ज़्यादा आइडियोलॉजिकल और एक ज़्यादा हिंदुत्व बेस्ड लीडरशिप खड़ी करने की ज़रूरत है बिहार में। नित्यानंद राय का बार बार नाम आता है भाजपा के एक चेहरे के तौर पर, जो इस इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने काफ़ी विवादित बयान दिए। तो भाजपा भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी अपनी मुहिम आगे बढ़ाने की। तो अब नीतीश उसको कैसे रेजिस्ट कर पाते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना होगा। मैं बात यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।